हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज वर्क हार्ड इन साइलेंस एंड लेट योर सक्सेस मेक द नॉइज। यानी कि आप आराम से चुपचाप एकदम गुमनामी की ज़िंदगी में गुमनाम होके बिना शोर शराबे के मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मैं ऐसे कर लूँगा, वैसे कर लूँगा, इन सब चीज़ों को बिना बोले अब अपनी मेहनत करते रहो, ठीक है। क्योंकि जब सफलता हासिल हो जाएगी, जब आप सफल हो जाएंगे तो सबको पता ही चल जाएगा कि आप किस लायक हैं। बोल के ज़्यादा तो नहीं पता चलेगा, बोल के तो लोग ये भी बोलेंगे कि अच्छा तू बड़ा है, तूने तो पहले ये भी बोला था, हम जानते तो कितना पानी में है, राइट। तो क्यों हमने किसी को बता के बोल के अपनी एनर्जी वेस्ट करनी है? उस एनर्जी को यूटिलाइज करो, अपनी मेहनत में लगाओ। सफल हो जाएंगे तो सबको अपने आप पता चल ही जाएगा कि हम किस लायक हैं, किस काबिल हैं, राइट। तो सफलता के लिए शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी सफलता ही अपने आप में इतनी ऊंची आवाज़ करेगी कि बहरों तक को सुनाई देगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर SSCGL 2024। A new working paper by World Inequality Lab, बोल रहे हैं कोई रिसर्च पेपर, कुछ वर्क पेपर लेकर आया है। कौन? वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब। ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है। अ पेरिस बेस्ड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, पेरिस में स्थित है। पेरिस यानी कि फ्रांस पेरिस, ठीक है, वो वाला पेरिस, वहाँ पे स्थित है। कहाँ? क्या? रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज़ come out with estimates that suggest that economic inequality in India has skyrocketed। बोल रहे हैं कि इन्होंने ऐसे आंकड़े पाए हैं, ऐसे आंकड़ों के साथ ये सामने आए हैं जो ये कहते हैं कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी यानी कि जो पैसा, वेल्थ का मतभेद है, भेद है एक, कहाँ पे? हिंदुस्तान में। हैज स्काईरॉकेटेड मतलब बहुत तेजी से बढ़ा है सिंस द अर्ली 2000 यानी कि 2000 साल की जो शुरुआत हुई थी, 2000, ठीक है, 2000s की जो शुरुआत हुई थी तब से लेके अब तक ये बहुत तेजी से बढ़ा है। यानी कि गरीब और गरीब होता गया, अमीर और अमीर होता गया। तो जो डिफरेंस है, इनइक्वालिटी है, मतभेद है, वो बढ़ता गया। द पेपर टाइटल, अब इस पेपर का जो हेडिंग है वो क्या है? इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी इन इंडिया 1992 to 2023, द राइज ऑफ द बिलियनियर राज। बोल रहे हैं इसका टाइटल है इनकम एंड वेल्थ। इनकम यानी कि आमदनी, और वेल्थ मतलब जो किसी के पास में खजाना होता है, वेल्थ होती है, ठीक है। होती तो वो इनकम से ही बनती है, प्रॉपर्टी है, गाड़ी है, बंगला है, ये सब कुछ, शोहरत जो है वो बनती तो इनकम से ही है ना। लेकिन कितनी इन दोनों चीज़ों में कितना फ़र्क है यहाँ की जनता में, ठीक है। कब से लेके कब तक का डेटा निकाला है? 1922 से लेके 2023 का डेटा निकाला है, जिसमें पता क्या चला है? द राइज ऑफ बिलियनियर यानी कि करोड़पतियों का जो राज है वो बड़ा है, वो उनका उत्थान हुआ है, वो उनकी संख्या, उनकी गिनती हो सकता है, या वो कितने करोड़पति हुए हैं, ये संख्या जो है वो बड़ी है। स्टेट्स दैट द बिलियनियर राज हीडेड बाय, बोल रहे हैं ये बोलता है, ये चीज़ बताता है कि जो बिलियनियर राज जो कि हीडेड बाय मतलब जिसको संचालित कर रहा है, कौन? बाय इंडियाज मॉडर्न बर्गोइज इज नाउ मोर अनइक्वल दैन द ब्रिटिश राज। मॉडर्न बर्गोइज मतलब, बर्गोइज क्या है? बर्गोइज मतलब मध्यम वर्गीय, मिडिल क्लास लोग जो हैं, ठीक है, वो जो है इन जो बिलियनियर राज जो कि किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? बर्गोइज यानी कि आम मध्यम वर्गीय लोगों के द्वारा, वो बहुत ज्यादा अनइक्वल हो गया है, जैसा कि ब्रिटिश राज में था, जिसको कि कौन चला रहे थे? कॉलोनियलिस्ट फोर्सेस चला रहे थे। कॉलोनियलिस्ट मतलब उपनिवेशवादी, यानी कि जो कॉन्कर करते थे, कॉलोनाइज करते थे, वो लोग चला रहे थे। अब आज की जो हमारा समाज है उसको कौन चला रहा है? मध्यम वर्गीय परिवार चला रहे हैं, ठीक है। इसमें बिलियनियर राज बड़ा है, और जब कॉलोनिस्ट चला रहे थे उस टाइम पे, ब्रिटिश राज के दौरान में कॉलोनिस्ट चला रहे थे, उससे भी ज्यादा ये अंतर हो चुका है। इट एंड्स विद अ वार्निंग, इसमें अंत में एक वार्निंग दी गई है। इट इज क्लियर हाउ लॉन्ग सच इनइक्वालिटी, इट इज अनक्लियर, बोल रहे कि ये स्पष्ट नहीं है, साफ नहीं है कि ऐसा मतभेद, ऐसी इनइक्वालिटी लेवल्स जो हैं
कैन सस्टेन विदाउट मेजर सोशल एंड पॉलिटिकल अपहेवल। वो बिना कोई बड़ा सामाजिक या राजनीतिक अपहेवल यानी कि डिस्टर्बेंस के बिना, मदद के बिना कब तक टिका रह सकता है, ये स्पष्ट नहीं है। यानी कि अगर हम इसमें कोई भी हस्तक्षेप ना करें, कोई मेजर सोशल चेंज, सोशल रिफॉर्म न लाएं, पॉलिटिकल चेंज ना लाएं, तब तक ये कितने देर तक ये जो डिफरेंस है अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, इसके बीच का जो डिफरेंस है वो बना रहेगा, ये कहना स्पष्ट नहीं होगा। Indeed, the data quoted in the paper is sobering। बोल रहे हैं हालांकि जो वास्तव में जो डेटा इसमें लिखा गया है, कोटेड मतलब यहाँ पे मेंशन किया गया है, जो जिसका कि रेफरेंस लिया गया है इस पेपर में, वो सोबरिंग है यानी कि गंभीर है। The 4 authors including Thomas Piketty claim to have combined national income accounts, wealth aggregates, tax tabulations, billionaire rankings, rich lists, and surveys on income, consumption and wealth to create data series। बोल रहे हैं कि इसमें 4 ऑथर्स ने काम किया है, जिनमें कि एक थॉमस पिकेटी नाम के व्यक्ति भी हैं। इन्होंने दावा किया है, क्लेम किया है कि भाई हमने ये डेटा निकालने के लिए, लिस्ट निकालने के लिए, जो भी हम डेटा लेकर आए हैं उसके लिए हमने नेशनल इनकम अकाउंट्स को काउंट किया है, वेल्थ एग्रीगेट्स को काउंट किया है, टैक्स टैबुलेशंस को काउंट किया है, बिलियनर रैंकिंग्स, रिच लिस्ट, सर्वे किए गए इनकम, कंजम्पशन और वेल्थ के ऊपर, इन सब चीज़ों को हमने लिया। उसके बाद में लिस्ट निकाले, उसके बाद में हम रिजल्ट लेकर आए टू क्रिएट डेटा सीरीज गोइंग बैक टू 1922 फॉर इनकम इनक्वालिटी। और इसमें हमने डेटा लिया है 1922 तक का अगर बात करें इनकम इनक्वालिटी की, और 1961 तक का अगर बात करें वेल्थ के बेसिस पे इनक्वालिटी की। ऑन द इनकम इनइक्वालिटी फ्रंट, अगर हम इनकम में जो इनइक्वालिटी अंतर है उसके तौर पे देखें, their calculations suggest that in 2022-23, 22.6% of India's national income went to, बोल रहे हैं कि अगर हम इनकम में जो भेद है, अंतर है, उसकी अगर बात करें तो जो कैलकुलेशंस है उसमें ये पता चला है कि 2022-23 के लिए 22.6% जो है इंडिया की नेशनल इनकम वेंट टू जस्ट टॉप 1%, वो केवल टॉप 1% लोगों के पास गई। दिस इज द हाईएस्ट लेवल रिकॉर्डेड इन द डेटा सिंस 1922। बोल रहे हैं कि 1922 से अब तक का सबसे उच्चतम स्तर है डेटा का जो रिकॉर्ड किया गया, यानी कि टॉप 1% पर 1% लोगों के पास 22.6% हमारे देश की नेशनल इनकम चले जाना, ये पहली बार हुआ है। हायर दैन इवन ड्यूरिंग द इंटर वॉर कॉलोनियल पीरियड। बोल रहे हैं कि जो इंटर वॉर यानी कि आंतरिक युद्ध चल रहा था कॉलोनियल पीरियड के दौरान में, उससे भी ज्यादा है ये नंबर। इन अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव, अगर दुनिया की नज़र से देखें, दुनिया के नज़रिए को, दुनिया को साथ में लेके चलें, इंडिया के जो टॉप 1% इनकम शेयर है वो अपीयर्स to be among the very highest in the world based on the World Inequality Database। अगर वर्ल्ड की इनइक्वालिटी डेटाबेस देखें तो हिंदुस्तान का जो टॉप 1% है लोग जिनके पास में इनकम का सबसे ज़्यादा शेयर है, वो बहुत ज़्यादा हाईएस्ट है। ठीक है, अगर हम वर्ल्ड बेस पे देखें वो बहुत ज़्यादा हाईएस्ट है, बिहाइंड ओनली परहैप्स पेरू, यमन एंड अ कपल ऑफ अदर स्मॉल कंट्रीज, जो कि केवल पेरू, यमन और 2-4 कुछ छोटी मोटी कंट्रीज हैं उनसे जस्ट थोड़ा सा पीछे है। ऑन द वेल्थ इनइक्वालिटी फ्रंट, अगर हम वेल्थ में इनइक्वालिटी देखें, संपत्ति में इनइक्वालिटी देखें, समृद्धि में इनइक्वालिटी देखें, द टॉप 1% वेल्थ शेयर स्टूड एट 40.1% इन 2022-23। बोल रहे हैं कि जो टॉप 1% लोग हैं उनका जो वेल्थ का शेयर है वो हिंदुस्तान के टोटल वेल्थ का 40.1% है। ठीक है, 2022-23 के लिए। ऑल्सो एट इट्स हाईएस्ट लेवल सिंस द स्टार्ट ऑफ द डेटा सीरीज। और जब से डेटा सीरीज स्टार्ट हुई, कब से स्टार्ट हुई है? 1961 से। ठीक है, वेल्थ के लिए 1961 का डेटा लिया है से लेकर अब तक का डेटा लिया है, और इनकम के लिए 1922 तक का। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि जब से डेटा सीरीज स्टार्ट की है तब से लेकर अब तक का ये हाईएस्ट, उच्चतम स्तर है।
The paper also notes that in India, wealth is highly concentrated even within the top 1%. बोल रहे हैं कि ये भी पाया गया इस पेपर में कि जो वेल्थ है हाईली कंसंट्रेटेड, मतलब कि बहुत ज़्यादा गहरी है, बहुत ज़्यादा है. जो टॉप 1% लोग हैं उनके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ है. The last but not the least remarkable aspect of the findings is that these estimates of inequality are likely to represent a lower bound of the actual inequality levels. बुरे अंत में यही कहना चाहूँगा कि जो भी इसमें फाइंडिंग्स मिली हैं, फाइंडिंग्स मतलब जो भी कंक्लूजन्स रिजल्ट्स निकल कर आए हैं सामने, वो ये है दैट दीज एस्टिमेट्स, ये जो एस्टिमेट्स हैं, आंकड़े हैं इनइक्वालिटी के, आर लाइकली टू रिप्रेजेंट अ लोअर बाउंड, मतलब न्यूनतम सीमा को दर्शा रहे हैं ऑफ एक्चुअल इनइक्वालिटी लेवल्स, यानी कि इनइक्वालिटी लेवल्स इससे और हाई हो सकते हैं. तो हमने मिनिमम चीजें काउंट करी हैं. दैट्स बिकॉज, ये क्यों किए हैं मिनिमम चीजें काउंट? द ऑथर सेज, ऑथर का कहना ये था कि द क्वालिटी ऑफ इकोनॉमिक डेटा इन इंडिया इज नोटेबली पुअर, कि हिंदुस्तान में इकोनॉमिक डेटा जो है वो बहुत ज़्यादा खराब है, उसको कोई अच्छे से रिप्रेजेंटेशन नहीं है. एंड हैज़ सीन अ डिक्लाइन रिसेंटली, और इसमें अब हाल फिलहाल के समय में और ज़्यादा कमी आ गई है. इफ़ दीज असेसमेंट्स आर करेक्ट, अगर ये आंकड़े सही हैं, कैलकुलेशन सही हैं, द ऑथर्स पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन सच एज अ सुपर टैक्स ऑन इंडियन बिलियनियर्स एंड मल्टी मिलियनियर्स, बोल रहे हैं कि अगर ये मान लो उनके आंकड़े सही हैं तो इस डेटा ने, इस रिपोर्ट ने आगे कुछ स्टेप्स भी बताए हैं कि भैया इस चीज को बचाने के लिए, रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए. उन स्टेप्स में क्या बताया गया है कि एक पॉलिसी बताई गई है जिसमें कि जो इंडिया के बिलियनियर्स और मल्टी मिलियनियर्स हैं, यानी कि करोड़पति अरबपति लोग हैं, उनके ऊपर एक सुपर टैक्स लगाया जाए, यानी कि ज्यादा टैक्स लगाया जाए उनके ऊपर, कि वो रिच हैं इस चीज का भी उनके ऊपर टैक्स लगाया जाए. Restructuring the tax schedule to include both income and wealth etc. और बोल रहे हैं कि इसमें हमें जो हमारा टैक्स शेड्यूल है, जिसके बेसिस पे टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है कि इनको इतना टैक्स देना है, इस स्लैब वाले को इतना टैक्स देना है, तो ये जिस बेसिस पे किया जाता है उसको क्या किया जाए, रीस्ट्रक्चर किया जाए, यानी कि दोबारा से उसको ढांचा उसका दोबारा से बनाया जाए. इंक्लूड बोथ वेल्थ, और इसमें वेल्थ और इनकम दोनों को शामिल किया जाए. माइट साउंड रीजनेबल, ये लग सकता है, ये तर्क संगत हो सकता है, बट दैट इज अ बिग इफ मतलब, लेकिन यह भी अगर की बात है कि अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाए, पर वो अगर की बात है, किंतु परंतु की बात है. दैट्स बिकॉज सम अदर इकोनॉमिस्ट लुक एट द डेटा एंड रीच एग्जैक्टली द ऑपोजिट कंक्लूजन्स, क्योंकि कुछ दूसरे इकोनॉमिस्ट हैं, वो अगर इस डेटा को देखते हैं तो उनका जो कंक्लूजन है वो इससे बिल्कुल विपरीत होगा. For instance, in a recent article, economists Surjit Bhalla and Karan Bhasint look at the latest consumption expenditure survey. बोल रहे हैं कि उदाहरण के तौर पे अभी रिसेंटली एक आर्टिकल निकला जिसमें हमारे कुछ इकोनॉमिस्ट हैं, सुरजीत भल्ला और करण भसीन, इन्होंने क्या किया, जिन्होंने जो लेटेस्ट हमारे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का सर्वे आया था उसकी तरफ उन्होंने ध्यान आकर्षित किया, उसको देखा, उसको समझा. रिजल्ट्स टू से, तो वो क्या कहते हैं, results to say that India has registered an unprecedented decline in both urban and rural inequality. बोल रहे हैं कि ये तो उल्टी बात कहते हैं, बिल्कुल विपरीत. वो कहते हैं कि भाई हिंदुस्तान में जो पहले कभी नहीं देखा, जो पहले कभी नहीं हुआ, इतना कम हो गया है अर्बन और रूरल सेक्टर में इनइक्वालिटी, मतभेद जो है इतना कम हो गया है जितना पहले कभी देखा नहीं गया. Between 2011 to 2022 and 2022-2023, यानी कि 2011-12 के साल से लेके अब 2022-23 तक के साल के अंदर में इतना परिवर्तन आ गया है. Clearly, the issue of economic inequality requires a deeper inquiry and a ब्रॉडर डिबेट, यानी कि स्पष्ट है इस बात के ऊपर कि भाई अगर इनइक्वालिटी है, इकोनॉमिक कंडीशंस में इनइक्वालिटी है, तो इसके लिए हमें और ज़्यादा गहरी रिसर्च करने की ज़रूरत है और ज़्यादा डिस्कशन इसके ऊपर करने की ज़रूरत है, चर्चा करने की ज़रूरत है.
दैट्स ऑल, पैसेज में इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक रिपोर्ट आई है, पेरिस बेस्ड कंपनी ने एक रिसर्च रिपोर्ट फाइल करी है, प्रेजेंट करी है, जिसमें कि ये बताया गया है कि भाई हिंदुस्तान का जो गरीब परिवार है वो और गरीब, अमीर और अमीर, मध्यम वर्गीय और ज़्यादा मध्यम वर्गीय होता जा रहा है। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है सभी वर्गों में वो बढ़ता जा रहा है कम होने के बजाय। जबकि हम जो सरकारों को चुनते हैं वो इसीलिए चुनते हैं कि भाई हम भी तरक्की करें, हमारे और जो एक अमीर मुकेश अंबानी अंबानी जैसे लोग हैं इनके बीच का अंतर थोड़ा कम हो। ठीक है, इतना तो कम नहीं हो सकता कि हम सभी मुकेश अंबानी अनिल अंबानी बन जाएं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत कम हो, राइट। तो उसी के ऊपर ये पूरा पैसेज था कि क्या क्या उस रिपोर्ट में कहा गया, दूसरे इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं, ठीक है, कैसा इसका रिस्पॉन्स कैसा देखने मिला है, राइट, ये कहा गया। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब वर्किंग पेपर titled Income and Wealth Inequality in India 1922-23, The Rise of the Billionaire Raj, what is the primary reason for the skyrocketing economic inequality in India since the early 2000s? यानी कि 2000 से लेके अब तक में हिंदुस्तान में जो इकोनॉमिक कंडीशंस में इनइक्वालिटी आई है वो इतनी बढ़ी क्यों है, क्या कारण है उसके पीछे? The increase in the number of billionaires and the concentration of wealth within the top 1% of the population, ये एक कारण बताया है ना कि भाई क्यों हो रहा है कि भाई जो टॉप हमारा ज़्यादातर वेल्थ है वो केवल हिंदुस्तान के 1% लोगों के पास है। 20 पॉइंट कुछ प्रतिशत वेल्थ जो है वो केवल नहीं, 40 पॉइंट कुछ प्रतिशत वेल्थ जो है वो 1% जो है हमारी टोटल पॉपुलेशन उन लोगों के पास है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। What does paper suggest about the quality of economic data in India and its impact on estimates of inequality? तो राइटर ने बोला ना, वो जो 4 ऑथर्स थे उनमें से एक ऑथर जो है उनने भी ये चीज़ बोली ना कि भाई डेटा जो क्वालिटी जो है वो काफ़ी ख़राब है और हाल फिलहाल के समय में और ज़्यादा गिरावट आई है, इसलिए जो एस्टिमेट्स हैं वो कम है, असल डेटा जो है वो इससे ज़्यादा हो सकता है। The quality of economic data in India is notably poor and has declined recently. करेक्ट है, इतना खराब है और अभी हाल फिलहाल के समय में और ज़्यादा खराब हो गया है। Leading to estimates of inequality that likely represent a lower bound of the actual levels, यानी कि जो अभी कम निचला स्तर दिखा रहे हो, असल स्थिति और ज़्यादा गंभीर हो, वो केवल हमें थोड़ा बहुत हल्का हल्का आइडिया दे रहे हो। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। What is the main theme of the passage? History of India's economic development? Incorrect. The role of taxation in reducing inequality? तो taxation कितना महत्वपूर्ण है inequality को कम करने के लिए, ये तो नहीं पढ़ा ना हमने। The rise of economic inequality in India? Option C is correct कि हिंदुस्तान में जो economic inequality है वो बढ़ चुकी है। Option C is correct. Based on the passage, which of the following inferences can be made about the disparity in data interpretations regarding economic inequality in India? बोल रहे हैं कि पैसेज के अनुसार हम क्या कह सकते हैं कि कहाँ पे अंतर आ रहा है, डेटा को समझने में, अंडरस्टैंड करने में, इंटरप्रेट करने में क्या अंतर आ रहा है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के डेटा को। तो बोला ना कि अलग अलग जो राइटर्स हैं, अलग अलग ऑथर्स जो हैं इसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, क्योंकि वहीं हिंदुस्तान के बेस्ड जो कुछ राइटर्स हैं उन्होंने, ये इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने ये समझाया कि पिछले कुछ समय में जो इनइक्वालिटी है रूरल और अर्बन एरिया दोनों में ही बहुत कम हो गई है। ठीक है, देयर इज सिग्निफिकेंट डाइवर्जेंस इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ इकोनॉमिक डेटा अमंग इकोनॉमिक्स। करेक्ट है। लीडिंग टू कॉन्ट्रास्टिंग कंक्लूजन अबाउट इनइक्वालिटी ट्रेंड्स, बिल्कुल करेक्ट है। एक बोल रहा है कि इनइक्वालिटी बढ़ी है, दूसरा बोल रहा है इनइक्वालिटी कम हुई है। द क्वालिटी ऑफ इकोनॉमिक डेटा इन इंडिया हैज डिटेरियोरेटेड which might contribute to differing analysis and conclusions. Correct है। The policy recommendations such as imposing a super tax on billionaires are universally accepted among economists as a solution to economic inequality. तो ये solution केवल जो पेरिस बेस्ड फर्म का रिसर्च पेपर आया है उसमें लिखी गई है, रिपोर्ट आई है उसमें लिखी गई है, बाकी दुनिया भर में यही फॉर्मूला चलता है ये हम कह नहीं सकते। तो 1 और 2 तो करेक्ट है, ठीक है। 3 इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी 1 and 2 इज करेक्ट।
What can be inferred about the concentration of wealth in India from the passage? कि passage में wealth के concentration के बारे में क्या कहा जा सकता है? तो the concentration of wealth is predominantly within the top 1% of population. करेक्ट है ये कि सबसे ज़्यादा 40 पॉइंट कुछ % बताया ना कि 1% के पास है. टॉप 1% ऑफ द पॉपुलेशन होल्ड्स अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द टोटल वेल्थ. करेक्ट है. 40% अगर किसी एक 1% के पास है और बाकी 99% के पास में 60% है, तो फिर ज़्यादा किसके पास में हुआ, बड़ा हिस्सा किसके पास में हुआ, 1% लोगों के पास में ना. तो टोटल वेल्थ, देश की टोटल वेल्थ का बड़ा हिस्सा किसके पास में है, 1% लोगों के पास में, विद द शेयर बीइंग हाईएस्ट सिंस द स्टार्ट ऑफ द डेटा सीरीज. और डेटा सीरीज स्टार्ट करी थी 1961 से, तब से ही हाईएस्ट है. ठीक है, सो ये भी करेक्ट है. द वेल्थ इनइक्वालिटी इन इंडिया इज अंडरस्टेटेड, कि वेल्थ में जो इनइक्वालिटी है वो अंडरस्टेटेड है, एंड द एक्चुअल लेवल्स माइट बी हायर दैन द एस्टिमेट सजेस्ट. ये भी करेक्ट है. क्यों? क्योंकि डेटा जो है इम्प्रॉपर है, इनकम्प्लीट है, या फिर पुअर क्वालिटी का है. तो ये तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हो गए, यानी कि 1, 2, 3 ऑप्शन डी इज करेक्ट. ह्यूमेन का हमें एंटोनिम बताना है. ह्यूमन, ह्यूमैनिटी. ह्यूमैनिटी का मतलब किसी के प्रति दया भाव, करुणा, इंसानियत. ठीक है, तो वो कौन किसके अंदर होती है, ह्यूमन के अंदर. तो ह्यूमेन मतलब, इसका मतलब भी ह्यूमन से रिलेटेड ही है, ह्यूमैनिटी से रिलेटेड ही है. मतलब काइंड, उदार, मानवीय, केयरफुल, वही इंसानियत. ठीक है, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, बड़ा ही क्रूर. तो प्राउड मतलब बड़ा ही घमंडी. काइंड मतलब कि प्राउड घमंडी भी नहीं हो सकता, प्राउड घमंडी और गर्व करने वाला दोनों हो सकता है. काइंड मतलब बहुत ही दयालु. क्रूअल बड़ा ही क्रूर. ठीक है, और इम्परफेक्ट मतलब जिसमें कुछ ना कुछ कमियां हैं. सो ऑप्शन सी क्रूअल इज करेक्ट. करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है. प्रिवेंशन. ओके, प्रिवेंशन के स्पेलिंग होते हैं प्रीवेंशन. प्रिवेंशन मतलब बचाव, किसी चीज से पहले ही, होने से पहले ही बचाव कर लेना. ठीक है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि इलाज से बचाव बेहतर है. सो रोकथाम, ऑप्शन बी बचाव, प्रिवेंशन इज करेक्ट. यहाँ पे अंडरलाइन पार्ट में अगर कोई एरर है तो वो हमें ढूंढ के बताना है. ठीक है, ही इज गुड एट प्लेइंग द गिटार दैन हिज ब्रदर. दैन का मतलब और हिज ब्रदर मतलब कंपैरिजन आ रहा है. ठीक है, दैन अगर कंपैरिजन है तो गुड, बेटर, बेस्ट, यानी कि बेटर जो है कंपैरेटिव डिग्री है और बेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है. राइट, तो यहाँ पे गुड के बजाय क्या आना चाहिए, इज बेटर. ही इज बेटर एट प्लेइंग गिटार दैन हिज ब्रदर. ऑप्शन ए इज करेक्ट. द कंपनी इज लुकिंग फॉर सम डैश आइडल वर्कर्स हु कैन ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन इमीडिएटली. अब आइडल का मतलब होता है बड़े सुस्त से, ढीले ढाल से. अगर कोई व्यक्ति एक जगह पे बैठा रहता है मतलब वो सुस्त है. ठीक है, कोई एक्टिव व्यक्ति होगा वो तो इधर चहल पहल करता रहेगा. तो बोल रहे हैं कि कंपनी को क्या कोई आलसी व्यक्ति चाहिए होगा ऑर्गेनाइजेशन को जल्द से जल्द ज्वाइन करने के लिए? नहीं ना, उसको परिश्रमी, मेहनती व्यक्ति चाहिए होगा. राइट, तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा, डिलीजेंट. डिलीजेंट मतलब मेहनती, परिश्रमी. कॉय मतलब संकोची. कैलस मतलब संवेदनहीन. और सोबर मतलब जो संयम रख सकता हो. तो यहाँ पे ऑप्शन ए डिलीजेंट इज करेक्ट. He simply continued to say something in order to convey information in a calm voice. वो लगातार कुछ ना कुछ बोलता गया, आराम से शांतिपूर्ण तरीके से बोलता गया. अब डिक्टेट मतलब ऑर्डर देना, डिक्टेटरशिप. ठीक है, किसी को आप आदेश दे रहे हैं. टीच मतलब आप पढ़ा रहे हैं. स्पीक मतलब आप बोल रहे हैं. और स्पेल मतलब स्पेलिंग बोल रहे हैं या लिख रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे वो शांति से कुछ अपनी इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहे हैं, यानी कि वो स्पीक कर रहा है, ना कि टीच. टीच मतलब पढ़ा रहा है, पर पढ़ाने में भी इंफॉर्मेशन कन्वे होती है, पर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है. ठीक है, ना कि कन्वे. यहाँ पे कन्वे कर रहे हैं और उसको क्या बोलेंगे, स्पीक.
आफ्टर ईयर्स ऑफ राइवलरी, यानी कि सालों की दुश्मनी के बाद में, राइवलरी मतलब दुश्मनी, द टू फैमिलीज डिसाइडेड टू बरी द हैचेट. बरी द हैचेट इडियम का मतलब होता है कि सुलह कर लेना, गुस्सा गिला छोड़ो यार, अब हम बातचीत कर लेते हैं, सुलह कर लेते हैं. टू कंटिन्यू द ओल्ड क्वारल, की पुरानी लड़ाई को उन्होंने जारी रखा. इनकरेक्ट. टू एंड अ क्वारल बाय नेवर टॉकिंग टू ईच अदर, कि एक युद्ध का खत्म कर देना कि भाई अब हम आपसे कोई ट्रेड नहीं करेंगे, आपसे कोई बात नहीं करेंगे, उससे युद्ध खत्म नहीं होता और ज्यादा कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है. द एंड, टू एंड अ क्वारल एंड बिकम फ्रेंडली. ऑप्शन सी इज करेक्ट, कि युद्ध खत्म, दुश्मनी खत्म और अब दोस्ती शुरू. डिड हर फ्रेंड वेंट टू स्कूल येस्टरडे. डिड के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो गो, वेंट, गॉन. फर्स्ट फॉर्म कौन सी होगी? गो. तो डिड हर फ्रेंड गो टू, वेंट की बजाय क्या आएगा? गो टू स्कूल येस्टरडे. वेंट की बजाय क्या आएगा? गो. The Delhi administration is seriously worried about the warning to the civic health posed by the polluted waters of Yamuna. अब यमुना का पानी जो है वो पोल्यूटेड हो गया है, ठीक है, उससे दिल्ली के लोगों की सेहत को खतरा है. तो खतरा, वार्निंग मतलब चेतावनी, तो यहाँ पे चेतावनी तो नहीं है उनके हेल्थ के लिए. पेरिल टू सिविक हेल्थ, पेरिल भी नहीं है, नोटिस भी नहीं है, प्लेग भी नहीं है, क्या है? थ्रेट, खतरा. ऑप्शन डी, थ्रेट टू सिविक हेल्थ इज करेक्ट. मोहन इज रिस्पेक्टेड बाय एवरीवन बिकॉज ही वर्क्स हार्डली. हार्डली बड़ी मतलब कभी कभार ही वो काम करता है. हार्डली ही वर्क्स मतलब ही वर्क्स हार्डली मतलब वो कभी कभार ही काम करता है. लेकिन कोई व्यक्ति अगर कभी कभार काम करता है तो आप उसकी इज्जत करेंगे, या जो बहुत मेहनती व्यक्ति होगा आप उसकी इज्जत करेंगे. तो मोहन इज रिस्पेक्टेड बाय एवरीवन बिकॉज ही वर्क्स हार्ड, ना कि हार्डली. क्या आएगा? हार्ड. ऑप्शन सी में एरर है, हार्डली की बजाय क्या आएगा? हार्ड आएगा. डे एंड नाइट, डे एंड नाइट मतलब निरंतर, लगातार. सो इसका अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है. डे एंड नाइट मतलब कंटिन्यूअसली. ऑप्शन ए इज करेक्ट. ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी मतलब विनम्रता, आदर, मॉडेस्टी, ठीक है. इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? शायनेस. शायनेस मतलब शर्माना. टिमिडिटी मतलब जिसमें डर की भाव हो, जिसमें बहादुरी की कमी हो. एरोगेंस मतलब घमंडी. ओबीडियंस मतलब दूसरे की बात मानने वाला. तो यहाँ पे ऑप्शन सी एरोगेंस इज करेक्ट. कोई व्यक्ति एक विनम्र है, दूसरा एरोगेंट है, तो एंटोनिम बन गया ना. दे हैड बीन डांसिंग फॉर एन आवर व्हेन आवर डांस टीचर हैड अराइव्ड. तो हैड जो है साथ में नहीं आएगा. व्हेन के बाद वाले जो भी पार्ट होता है स्टेटमेंट का, उसमें जो वर्ब है वो सिंपल पास्ट फॉर्म में होएगा, सिंपल पास्ट टेंस में होएगा, ठीक है. तो हैड अराइव्ड की बजाय क्या आएगा? दे हैड बीन डांसिंग फॉर एन आवर व्हेन आवर डांस टीचर अराइव्ड, ठीक है, ना कि हैड अराइव्ड. व्हेन आवर डांस टीचर अराइव्ड. ऑप्शन डी इज करेक्ट. जेन प्लीज डोंट टेल मी फेरी टेल्स. बोल रहे हैं जेन प्लीज मुझे फेरी टेल्स मत सुनाओ, कहानियां, परियों की कहानियां मत सुनाओ. आई जस्ट वॉन्ट टू नो द रियल मैटर. मुझे बस हकीकत जाननी है. इन द कोल्ड यानी ठंड में जाननी है. इन अ फोर्टनाइट मतलब 2 हफ्तों के अंतराल में जाननी है. इन द लॉन्ग रन यानी कि लंबी दूरी में जाननी है. इन अ नटशेल मतलब संक्षेप में जाननी है. तो ऑब्वियसली उसको पूरी जानकारी संक्षेप में जाननी है. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. द शॉपकीपर वॉज स्लाई एज अ फॉक्स. स्लाई एज अ फॉक्स का मतलब होता है बड़ा ही शार्प, कनिंग, स्मार्ट, ठीक है, चालाक, चतुर. चालाक बोलते हैं चतुर लोमड़ी, चालाक लोमड़ी. तो वो शॉपकीपर जो है वो बहुत चालाक लोमड़ी था. एंड ट्राइड टू सेल ऑफ द ओल्ड स्टॉक, और वो पुराना माल ही बेचने की कोशिश कर रहा था. स्मार्ट एंड क्लेवर. ऑप्शन ए इज करेक्ट. भानु, द सिक्योरिटी गार्ड आस्क्स एवरीवन एंटरिंग माय बिल्डिंग टू शो देयर डैश कार्ड. अब कार्ड प्लेस का कार्ड नहीं होता, ठीक है, सेल्फ का कार्ड नहीं होता, नेम का कार्ड नहीं होता. किसका होता है? आइडेंटिटी कार्ड. आप किसी बिल्डिंग में जा रहे हो तो वहां का वॉचमैन क्या बोलेगा? अपना फोटो आईडी प्रूफ दिखाओ, ठीक है. हम कैसे मान लें कि आप यही व्यक्ति हो, राइट. सो फोटो आईडी प्रूफ दिखाओ. इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अबाउट मोर देन जस्ट एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन.
बोल रहे हैं कि अगर आपको प्रभावशाली ढंग से कम्युनिकेशन करना है, बातचीत करनी है, तो इसका सीधा सा मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी है, बल्कि इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग द इमोशन एंड इंटेंशंस डैश द इंफॉर्मेशन। बोल रहे हैं कि इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उस इंफॉर्मेशन के पीछे के जो इमोशंस हैं, इंटेंशंस हैं, आपको वो भी समझने पड़ेंगे। अगर कोई व्यक्ति आपके पास आके अपने मन की बात बता रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको लाइटली ले लें और आप फिर वो इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे को बता दें, राइट। कि भाई इसका मतलब तो कम्युनिकेशन का मतलब तो एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है, उसने मुझे अपने मन की बात बताया, मैं उसके मन की बात किसी और को बता दूंगा। बल्कि आपको उसके इमोशन समझने पड़ेंगे, उसने क्यों आपको ये बात बताई है, क्या उसके दिल पे बीत रही थी जिस टाइम पे उसने आपको ये बात बताई है किसी व्यक्ति ने, और क्या उसने आपको इस उद्देश्य से बताई है कि आप लोगों के साथ में बात करें, क्या उसने इस उद्देश्य से बताई है कि उसको आपके ऊपर भरोसा था या आप किसी और से बात नहीं करेंगे, राइट। एज well as being able to clearly convey a message। बोल रहे हैं साथ, जैसे कि इसमें अगर हमें कोई मैसेज कन्वे करना है तो वो स्पष्ट होना चाहिए। You need to also dash in a way that gains the full meaning of what's being said and makes the other person feel heard and understood। तो आपको सुनना भी पड़ेगा ना, तो you need to also listen। सुनना पड़ेगा इन अ वे, इस तरीके से कि आपको पूरा अर्थ समझ में आ जाए, अगला बंदा क्या बोल रहा है आपको उसकी पूरी बात समझ में आ जाए, और दूसरे व्यक्ति को भी लगे कि भाई उसकी बात सुनी जा रही है, समझी जा रही है। फॉर मेनी ऑफ अस, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए, कम्युनिकेटिंग मोर क्लियरली एंड इफेक्टिवली रिक्वायर्स लर्निंग सम न्यू स्किल्स। हो सकता है अदर स्किल्स, हो सकता है कि हम में से बहुत सारे लोगों के लिए अगर हमें साफ तौर पे इफेक्टिव तरीके से कम्युनिकेट करना है तो उसके लिए हमें कुछ नई चीज़ें, नई स्किल्स सीखनी पड़ेंगी। वेदर यू आर ट्राइंग टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन विद योर स्पाउस, चाहे अपने पति पत्नी के साथ में संबंध में अपना कम्युनिकेशन सही करने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चों के साथ में, बॉस के साथ में, कोवर्कर्स के साथ में, लर्निंग दीज स्किल्स कैन डैश योर कनेक्शंस टू अदर। तो इन स्किल्स को सीखने से आपके दूसरे लोगों के साथ कनेक्शंस भी अच्छे हो सकते हैं। बिल्ड ग्रेटर ट्रस्ट, आप में और उन लोगों के बीच में भरोसा पैदा हो सकता है और एक दूसरे के प्रति इज्जत हो सकती है। एंड डैश टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड योर ओवरऑल सोशल एंड इमोशनल हेल्थ। और ये मदद कर सकता है टीम वर्क में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में और आपकी ओवरऑल इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, क्योंकि आप अपने मन की बात किससे कर पाएंगे अच्छे तरीके से तो आपका मन का बोझ हल्का हो जाएगा, ठीक है। आप अपने कुछ विचार किसी के साथ शेयर कर पाएंगे तो आपको कुछ पॉजिटिव नेगेटिव इनपुट्स मिल सकते हैं और आपका सोशल सर्कल भी इम्प्रूव करेगा, ठीक है। इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग द इमोशंस एंड इंटेंशंस डैश द इंफॉर्मेशन। अब किसी इंफॉर्मेशन के पीछे के इमोशंस और इंटेंशंस की बात करें ना, तो बिहाइंड द इमोशंस, इन फ्रंट ऑफ नहीं, अबव नहीं, बिलो नहीं। as well as being able to clearly convey a message, you need to also dash in a way, think in a way, सोचना पड़ेगा उस तरीके से कि पूरा मीनिंग आपको समझ में आ जाए और दूसरे व्यक्ति को लगे सुना जा रहा है तो आप उसके विचारों को थोड़ी पढ़ रहे हैं, तो थिंक नहीं आएगा। टॉक, तो दूसरे व्यक्ति को कैसे सुन रहे हो अगर आप ही बोलते जाओगे। लिसन, मतलब सुनो, इस तरीके से सुनो कि अगले व्यक्ति को लगे कि आपको सुना जा रहा है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। फॉर मेनी ऑफ अस, कम्युनिकेटिंग मोर क्लियरली एंड इफेक्टिवली रिक्वायर्स लर्निंग सम डैश स्किल्स। बोरिंग मतलब बड़ी उबाऊ स्किल्स सीखनी पड़ेंगी। ट्रिवियल मतलब छोटी छोटी चीजें, बहुत तुच्छ सी, नॉट सो इम्पोर्टेंट सी चीजें सीखनी पड़ेंगी। वेस्टफुल मतलब जो व्यर्थ हो चुकी हैं वो चीजें सीखनी पड़ेंगी। इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण स्किल्स सीखनी पड़ेंगी। सो ऑप्शन डी, महत्वपूर्ण, इज करेक्ट। Whether you are trying to improve communication with your spouse, kids, boss or co-workers, learning these skills can hamper मतलब रोकना, ठीक है, रुकावट डालना। तो रोकेंगी तो नहीं ना। ट्रिविलाइज मतलब छोटा कर देंगी, तुच्छ कर देंगी, ठीक है। डिस्टर्ब मतलब बिगाड़ देंगी। डीपन मतलब गहरा देंगी। तो क्या करेंगी, हमारी इन चीजों को और ज्यादा मजबूत, और ज्यादा डीप, जड़ों से मजबूत कर देंगी, राइट। सो डीपन, ऑप्शन डी इज करेक्ट।
These skills can deepen your connections to others, build greater trust and respect, and dash hamper. Hamper मतलब रोकना. hasten मतलब जल्दी करना. improve मतलब बेहतर करना. disturb मतलब गड़बड़ा देना. तो यहाँ पे इम्प्रूव करेगा ना टीम वर्क को. सो इम्प्रूव टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड ओवरऑल सोशल एंड इमोशनल हेल्थ. दैट्स ऑल. आज के सेशन में इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग. बाय बाय.